हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट whom? किसके अगेंस्ट में ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रजिस्टर्ड करवाया गया था? तो बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन वी डी सावरकर, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, यहाँ सी नहीं आएगा, ठीक है जी। डी है अरबिंदो घोष। तो इसका सही आंसर क्या है, मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। गाइस इसका सही आंसर है भगत सिंह। अब यहाँ पर हुआ क्या था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में? देखिए, हम सबको पता है यहाँ पर हमारे भारत में एक इस ड्यूरेशन में 1927-28 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, ठीक है जी। अब साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, तब यहाँ विरोध के चलते हुए हमारे एक बहुत ही बड़े लीडर जिनका नाम था लाला लाजपत राय, इनकी डेथ हो जाती है और इनके ऊपर लाठीचार्ज करा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जो लाठीचार्ज करते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका नाम था सॉन्डर्स, ठीक है जी। अब ये सॉन्डर्स पर्सन के द्वारा लाला लाजपत राय जी को मार दिया जाता है, ठीक है। और ये देख लेते हैं भगत सिंह जी, ठीक है जी। अब भगत सिंह जी के मन में होता है कि इस पर्सन को तो मैंने मारना है, मतलब मुझे बदला लेना है। हमारे बहुत ही बड़े लीडर लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हुई है वो इसकी वजह से हुई है, ठीक है। अब इसको मारने के लिए पूरा का पूरा एक प्लान यहाँ पर बनाया जाता है। और ये प्लान किसके द्वारा बनाया जाता है? HSRA। अब HSRA क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है जी। और इसमें 3 पर्सन बेसिकली शामिल होते हैं। एक तो हमारे भगत सिंह जी, और एक आजाद, चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु। अब देखिए, यहाँ पर आजाद शामिल हैं, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी केस में कौन फंसते हैं? भगत सिंह, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ठीक है। तो गलती मत करके आना, यहाँ पे भगत सिंह ही आपका सही आंसर होगा। अब भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त हैं, यहाँ पर अब मैं बटुकेश्वर दत्त का क्यों नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो तीनों पर्सन हैं ये सॉन्डर्स को मार देते हैं। आपने मूवी देखी होगी, और एक मूवी बिल्कुल जो भगत सिंह जी की बायोग्राफी है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें अजय देवगन एक्टर हैं, ठीक है। वो आप मूवी देख सकते हो। प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू सॉन्डर्स को मार दिया जाता है, ठीक है। अब सॉन्डर्स को मारते हैं तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स परेशान हो जाते हैं कि भैया ये सॉन्डर्स को किसने मारा। ये अपना एक इंक्वायरी कमीशन बैठाते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता अल्टीमेटली कि सॉन्डर्स की जो डेथ हुई है या इसको मारा किसके द्वारा गया, ये इनको नहीं पता लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ होता क्या है, 8 अप्रैल 1929, अब 2 पर्सन का यहाँ पर नाम आएगा। एक है भगत सिंह जी और एक है बटुकेश्वर दत्त। अब ये ध्यान से समझिएगा, बटुकेश्वर दत्त। अब ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन के मतलब फेवर में तो नहीं, अगेंस्ट में 2 बिल पास कर रहे थे। और ये 2 बिल के अगेंस्ट में जो भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त, ये सेंट्रल असेंबली में, जो सेंट्रल असेंबली होती है ना, लाइक जैसे लोकसभा राज्यसभा, सेंट्रल असेंबली में ये 2 बम गिरा देते हैं, ठीक है। और ये बम गिराने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो ये तौर तरीके हैं यहाँ पर हमारे देश को चलाने के, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और हमारे इंडियंस यहाँ पर सहन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स की ये जो गतिविधियाँ इनको सहन करा जा रहा है, तो इंडियंस को सिर्फ जगाने के लिए, मतलब उनके कानों में एक आवाज़ पहुँचाने के लिए कि भैया अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना होगा, ठीक है। तो इनका सिर्फ यही मकसद था, और इन्होंने बम गिराया ऐसी जगह जहाँ पर किसी को भी हार्म ना हो। 2 बम गिराए गए थे सेंट्रल असेंबली में। फिर आपने देखा होगा मूवी में पैम्पलेट्स उछाले गए थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सीन था, अगर आपने मूवी में देखा हो। ऐसी मूवीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो आपने भी डेफिनेटली देखी होगी। अब इस ड्यूरेशन में हुआ क्या? अच्छा, ये 2 बिल कौन से थे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ वैसे आपको। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल बोले तो कि ब्रिटिशर्स के जो बड़े बड़े अधिकारी मारे जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को लगा भैया ऐसे तो गलत हो रहा है, हमारे बहुत बड़े बड़े अधिकारी मारे जा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में हम एक बिल लेकर आते हैं। कोई भी अगर हमारे अधिकारी को मारेगा ना, तो उसको हम बहुत अच्छे वाली सज़ा देंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो। एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था? मान लो कि जैसे अभी रिसेंटली हमारे देश में फार्मर्स का एक
विद्रोह चल रहा है, मतलब फार्मर्स सड़कों पर बैठे हैं। एक बिल पास जो हुआ था अभी रिसेंटली हमारे लोकसभा और राज्यसभा में। अब ऐसे ही मान लो कि ब्रिटिशर्स के दौर पर कोई भी फार्मर्स, लेबर, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ब्रिटिशर्स इस बिल के अकॉर्डिंगली, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इस बिल के अकॉर्डिंगली उनको मतलब ये सिचुएशन यहाँ पर ऐसी मान ली जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि ये म्यूटिनी हो रही है, ठीक है जी, मतलब एक तरह से विद्रोह हो रहा है, एक तरह से ये डिस्प्यूट है, ठीक है, मतलब आप शांतिपूर्वक तरीके से भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल में ये लिखा हुआ था, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, ठीक है जी। अब इस बिल के अगेंस्ट में यहाँ पर बम फोड़े गए, लेकिन मैंने आपको बताया किसी को भी यहाँ पर हार्म करना उद्देश्य नहीं था, जस्ट जनता को जगाना उद्देश्य था कि आप जागिए और ब्रिटिशर्स जो गलत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए। लेकिन ब्रिटिशर्स इनको जेल में डाल देते हैं। बाद में चलकर ब्रिटिशर को कहीं शक होता है कि हाँ भगत सिंह इन्वॉल्व थे सौंदर्स की, जो ये प्लानिंग करी गई थी सौंदर्स को मारने की, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है इस केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, ठीक है जी। और ये इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड किया जाता है एक केस। तो आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर भगत सिंह है, तो ये भगत सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है जितनी मैंने आपको बताई है, और वो आपको वैसे मिलेगी। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं मेरे EPFO हिस्ट्री में, ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने बता रखा है वहाँ पर बहुत अच्छे से। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको ये सारा का सारा डिटेल में पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल, हाँ खादी क्या है, ये इंडियन क्लोथ्स है, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉरल प्योरिटी। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देश तो अभी गुलाम है, और गुलाम होते हुए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कैसे ही सोच सकते हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन देखिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब ये आपको कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा 1920 के आसपास, जब गांधी जी लेकर आए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं उसका विरोध करो, ठीक है जी। मतलब ब्रिटिशर्स का जो सामान है उसका मेनली हमें विरोध करना है, ठीक है, मतलब नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, ठीक है जी। अब यहाँ पर गांधी जी प्रमोट कर रहे थे खादी को, और ये मेन उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो भी गुड्स हैं या जो भी हम क्लोथ्स वगैरह वेयर करते हैं उनको हम ना पहने, हम अपने ही क्लोथ पहने, मतलब इंडिया के, ठीक है। इससे होगा क्या, हमारे जो इंडिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर जहाँ पर खादी के कपड़े बनाए जाते हैं उनको काफ़ी अच्छे से मतलब यहाँ पर हेल्प मिलेगी। अगर इंडियन के प्रोडक्ट्स की खरीदेंगे तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान भी लॉन्च करा था लॉकडाउन ड्यूरेशन में, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पर आप डिटेल में देख लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 1920s में इंडियाज दस मेकिंग खादी इंटीग्रल पार्ट एंड आइकन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। वो अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट। जब मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे उसमें भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन डाला था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो कौन से पर्सन मानते थे कि ये भारत की तरफ से फर्स्ट इंडिपेंडेंस थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम सा ही है लेकिन पूछा जा रहा है ब्रिटिश पर्सन का, ठीक है। तो ब्रिटिश पर्सन ने एक यहाँ पर माना था कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का ये एक नेशनल मूवमेंट था। मतलब यहाँ पर जो भी पर्सन्स थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे वो दिल से चाहते थे कि हमारे देश से ब्रिटिशर्स भाग जाएं, ठीक है। चलिए ये आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं अभी, लेकिन ये पर्सन का नाम क्या है, ये पर्सन का नाम याद रखना, बेंजामिन, कंप्लीट नाम याद रख लेना, बेंजामिन डिज़रायली। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल में पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप सबका ये क्वेश्चन सही हो। ए है बॉम्बे गेजेट, मद्रास गेजेट, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, और डी है इसका सही आंसर यही है बंगाल गेजेट, ठीक है जी। अब फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था आपका 1780 में, ठीक है जी। लेकर कौन आया था इसको, जेम्स अगस्टस हिकी।
अच्छा, कई बुक्स में 1789 है, तो आप कंफ्यूज मत होना, 1780 को आप ठीक कर कर आना। अगर ऑप्शन में 1780 नहीं होगा तो 1779 भी आपका सही आंसर होगा, ठीक है जी। और डेली डोज सेशन में जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट कमेटीज़ मैंने डिस्कस करवा रखी हैं और बहुत सारे हैं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यहाँ आपको मिल जाएगा जो न्यूज़पेपर थे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एक सेशन आपको डेली डोज में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट ऑन इंडियन सॉइल इन द टेरिटरी ऑफ द राजा ऑफ। पुर्तगीज के द्वारा फर्स्ट फोर्ट कहाँ बनाया गया था? पोर्ट नहीं, फोर्ट इंडियन सॉइल पर। तो ये बनाया गया था 1503 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोचीन, ठीक है जी। ये कैलिकट मत करके आना, कैलिकट में वास्को डी गामा आए थे, लेकिन फर्स्ट जो फोर्ट था वो आपका बना था कोचीन में। अच्छा, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? एफोंसो डे एल्बेक्रिक। और ये बाद में चलकर आपको पता ही है, एल्बेक्रिक सेकंड पुर्तगीज गवर्नर बनते हैं, और इनको रियल गवर्नर भी कहा जाता है, बिकॉज इनके समय में ही पुर्तगीज फर्स्ट एरिया जीते थे, ठीक है जी। और ये एरिया था गोवा वाला, मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 1503 में कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। और 1515 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर इस टाइम ये क्या थे? कमांडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट? अगर आपने सोशल मूवमेंट्स के तीनों सेशन देखे हैं तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। वहाबी मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? चलिए एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं। पोज कार्डियल रिलेशन विद द ब्रिटिश, बी प्योरीफाई इस्लाम, सी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, अडोप्ट रेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। देखिए, वहाबी मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्यूरीफाई इस्लाम। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा सोशल रिफॉर्म सेकंड में। सोशल रिफॉर्म के रिगार्डिंग मैंने 3 सेशंस लिए थे, तो सेकंड सेशन में आपको ये मिल जाएगा वहाबी मूवमेंट। अब यहाँ पर हुआ क्या था वहाबी मूवमेंट में? अच्छा, इसको लेकर कौन आया था? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए था, सैयद अहमद। अच्छा, जब आप रिफॉर्म या फिर रिवाइवलिस्ट वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसमें 2 बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेम नाम, सैयद अहमद, और एक जगह आएगा सर सैयद अहमद। जो सर सैयद अहमद थे वो रिफॉर्मिस्ट थे, और जो ये सैयद अहमद थे ये रिवाइवलिस्ट थे, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट में। अब रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट क्या होता है? रिवाइवलिस्ट होता है जो एक तरह से, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझ आ जाएगा, ये चाहते थे प्यूरीफाई इस्लाम, ठीक है। मतलब जो वॉइस ऑफ अल्लाह है, ठीक है, जो वॉइस ऑफ अल्लाह है उसको वो आपको मिलेगा कुरान में, ठीक है। तो कुरान सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा ये मानते थे। और वॉइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये कहा जाता है हदीस को, ठीक है। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है जितने भी मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और ये चाहते थे कि पूरी दुनिया, जो पूरी दुनिया है वो क्या मानने लग जाए? इस्लाम, ठीक है। और इंडिया में ये मूवमेंट आया था अराउंड, ये ईयर तो नहीं पता, बरेली में आया था, ठीक है। ईयर यहाँ पर लिखा होगा 19th सेंचुरी ही मान के चलो, बरेली में आया था, ठीक है, बरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब ये इस्लामिज़म को फैलाना इनका मेन एम था, ठीक है। और पूरा का पूरा इंडिया इस्लामिज़म में कन्वर्ट हो जाए, ये चाहते थे। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन शांतिपूर्वक तरीके से अगर धर्म को कन्वर्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो उसको फिर यहाँ पर चाहे जिस भी तरीके से धर्म को कन्वर्ट करवाया जाए वो ये करना, मतलब ये करना मतलब ऐसा मानते थे कि सही है, ठीक है। ऐसे समझ लो, मार पीट करना या कुछ भी लगा लो, बस धर्म यहाँ पर बदल कर वो क्या अपनाए? इस्लामिज़म, ठीक है। अब ये क्यों इनका मेन एजेंडा था? ये कहते थे कि इंडिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो एक तरह से क्या है? दर उल हरब, दर उल हरब, ठीक है जी। और उनको दर उल हरब से हमने क्या बनाना है? दर उल इस्लाम।
अल्लाह की जो बेसिकली वॉइस है उससे हमें कनेक्ट करना है, मतलब एक लैंड ऑफ पीस बनाना है हमें इंडिया को और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इनका मेन एजेंडा था वहाबी मूवमेंट का। मतलब वहाबी मूवमेंट क्या होता है कि अपनी जो एक विचारधारा होता है, विचारधारा होती है ना, उससे चेंज नहीं होना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंडिया के जो बहुत सारे रिवाइवलिस्ट जो पर्सन थे उसमें से एक थे आर्य समाज। आर्य समाज आपको पता ही है कौन लेकर आए थे। उनका भी मेन एक स्लोगन था, गो बैक टू वेदास। ठीक है, हमें वेदास कल्चर में वापस लौट जाना चाहिए। और अगर हम एक तरफ देखें, राजा राम मोहन राय वो क्या थे, रिफॉर्मिस्ट। मतलब वो चाहते थे कि जैसे सती प्रथा खत्म हो एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो आगे आए थे कि हमारे इंडिया में अब टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हों। ये होते हैं रिफॉर्मिस्ट, और जो चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही सिस्टम चलता रहे जो पहले से चल रहा था, उनको कहा जाता है रिवाइवलिस्ट। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए दार उल इस्लाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वॉइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हदीस, वॉइस ऑफ अल्लाह कुरान। ठीक है जी। और इसके फाउंडर कौन थे हमारे इंडिया में, सैयद अहमद। वैसे ये आया था अरब से, वहाबियन अरब इस तरह से इसका नाम था। ठीक है जी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। और इसका जो मॉडर्नाइजेशन है हमारे देश में तो नहीं है, खैर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ISIS, ISIS भी क्या चाहता है, पूरी दुनिया सिर्फ इस्लामिज़म को फॉलो करे। ये वहाबी मूवमेंट का एक तरह से मॉडर्न ग्रुप है आज की डेट में। हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे इंडिया में अगर वहाबी मूवमेंट से लोग जुड़े हुए हैं तो वो इतने ज़्यादा रिवाइवलिस्ट नहीं है, इतने ज़्यादा कट्टर नहीं है लाइक एज ISIS। ठीक है जी। तो चलिए, प्योरीफाई इस्लाम इसका मेन एजेंडा था, यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो वाज द रिगार्डेड बाय गांधी जी एज अ पॉलिटिकल गुरु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे, 9 जनवरी, इस दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं या फिर NRI डे, एक ही बात है। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका से लौटने का जो मेन रीज़न था गांधी जी का, गांधी जी को लेटर जाता है इनके गुरु के द्वारा। और गुरु कौन थे इनके, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक लेटर लिखते हैं गांधी जी को कि अब आप इंडिया में लौट आइए और इंडिया वालों को अब आपकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर दिया था। ठीक है, सत्याग्रह और बहुत बड़ा एक ग्रुप बना लिया था सत्याग्रह का। और ब्रिटिशर्स गांधी जी से डरते भी थे, गांधी जी की बात को फॉलो भी करते थे। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी गांधी जी की उस टाइम ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि गांधी जी के आने के बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदली थी। एक सिस्टमेटिकली मैनर में हमारे देश में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी विचारधारा में एक हमारे को चेंज देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये प्रेसिडेंट कब बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आपने याद रखना है 1905 में। और सेशन कहाँ पे हुआ था, बनारस में। और इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये भी 1905 में ही आया था। ठीक है, तो याद करना आसान है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी तब बने थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी तभी आई थी 1905 में। और महात्मा गांधी जी के ये कंसाइज कीपर थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी इस कंसाइज कीपर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी कंसाइज कीपर कौन थे, तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 1915 में इनकी डेथ भी हो गई थी। ये क्वेश्चन भी अगर आए तो आप ध्यान रखना। वो अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन से रेवोल्यूशनरीज को एग्जीक्यूट करा गया था, जतिन दास। अब जतिन दास तो नहीं है इसका आंसर, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, राजगुरु या फिर कल्पना दत्त। कैसे, इसका सही आंसर है राजगुरु। ठीक है जी। अब राजगुरु इसका सही आंसर कैसे, ध्यान से समझिएगा। जो जतिन दत्त थे ये एक्चुअली में इनको ब्रिटिशर्स जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डालते हैं ये चाहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जाए, ध्यान से समझना, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जाए इंस्टेंट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जाए इंस्टेंट ऑफ ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने 64th जो फास्ट डे था, मतलब फास्ट रख लिया था इसके एंगेज कि भाई मुझे पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया जाए, मैं ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं बन के रह सकता। इन्होंने फास्ट रख दिया जेल में और 64 डे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जब तक इनकी डेथ होती है ये फास्ट रखते हैं और 64 डे इनकी डेथ हो जाती है। डेट भी आप याद रख सकते हो, 13 सितंबर
1929। ठीक है जी। चंद्रशेखर आज़ाद आप सब जानते ही हैं, और इन्होंने अपने आप ही गोली मार ली थी जब ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी उन्होंने घेर लिया था चंद्रशेखर आज़ाद को। और ये पार्क था एल्फ्रेड पार्क। एल्फ्रेड पार्क कहाँ पर था? इलाहाबाद में। ठीक है, और डेट भी आपको याद रखनी है, 27 फरवरी 1931। अच्छा, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली क्यों मारी थी? इसके पीछे भी ना एक रीज़न था। अब मैंने आपको बताया था ना कि एक ये पॉलिटिकल ग्रुप था या फिर एक रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप था, और इस ग्रुप का क्या नाम था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये चाहते थे कि हम अगर पकड़े भी जाए ना तो हम खुद से अपने आप को गोली मारें, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर फांसी देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक लोगों में वो आग नहीं भर पाएगा। लाइक जैसे मान लो कोई क्रांतिकारी की अगर डेथ होती है, अगर ब्रिटिशर्स उसको फांसी चढ़ा देते हैं तो लोग डर जाते हैं। ठीक है, अब लोग डर जाएंगे तो नए नए जो यूथ हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम डर को ही ख़त्म कर दें, ऐसे समझो डर को ही ख़त्म करें और खुद से गोली मार दें, तो एक देश में जितने भी यूथ हैं जिनके मन में एक तमन्ना है कि देश को आज़ाद करवाने की, वो आगे आएंगे। ठीक है, इस तरह की एक विचारधारा थी। डेट्स वाई इन्होंने खुद से गोली मार दी थी, एक ही गोली बची थी और इन्होंने खुद को गोली मारकर ये शहीद हो गए थे। ठीक है, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, ये याद रखना। आज की डेट में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज 3 नदियों का संगम भी है। चलिए, वो ज्योग्राफी में आएगा, आपके सेशन में ज्योग्राफी आती नहीं है। राजगुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। राजगुरु का कंप्लीट नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका कंप्लीट नाम क्या है? शिवराम हरि राजगुरु। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, और ये एक तरह का गुजरात में किसानों के द्वारा आंदोलन करा जा रहा था। ठीक है, किसान परेशान थे तो उन्होंने इनवाइट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ उस टाइम गांधी जी भी बैठे थे इस आंदोलन में। लेकिन बारदोली सत्याग्रह को आइसोसिएट करा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ। ठीक है जी। मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करवा रखा है। ये आपको मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 5 या फिर पार्ट 4 में। ठीक है जी। और यहाँ पर ही वल्लभ भाई पटेल जी को गांधी जी ने टाइटल दिया था सरदार का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से सत्याग्रह के चलते हुए गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल दिया था सरदार का? याद रखना, बारदोली सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन फिर हम देखेंगे क्विज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? अब आप सब जानते हैं ब्रिटिशर्स हमारे भारत में कब आए थे? 1600 में। ठीक है, चलिए आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं। तो आपने इसका आंसर याद रखना है, रेड ड्रैगन। तो ब्रिटिशर्स कब आए थे? 1600 में। अच्छा चलिए, मेरा आज का आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसको ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि आप इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकते हो, इंडिया या फिर चाइना में। बट चलिए, हमने इंडिया की ही हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मान के चलो इंडिया में यहाँ परमिशन दी इनको कि आप इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये परमिशन किसने दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ऐसे समझ लो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1600 में ये जो रेड ड्रैगन शिप थी, इस पर फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के पर्सन कौन आए थे हमारे भारत में? और उस टाइम राज चल रहा था मुगल अम्पायर का, अकबर रूल कर रहे थे। ठीक है, तभी मैंने आपको मुगल जो ईरा था वो अच्छे से डिस्कस करवाया था, मुगल ईरा 1 मुगल ईरा 2, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और इनको फिर परमिशन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि वो पर्सन कौन थे। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि 1605 में तो अकबर की डेथ हो जाती है। अब अकबर के बाद राजा कौन बनता है? जहांगीर। अब जहांगीर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट टाइम परमिशन दी जाती है, हालांकि वो परमिशन वापस ले ली जाती है क्योंकि पुर्तगीज का दबाव था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आया था और उन्होंने जहांगीर को एक तरह से कन्विंस कर लिया था कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, और जहांगीर खुश हो गए थे और जहांगीर ने टाइटल भी दिया था उस पर्सन को फिरंगी खान का। ठीक है, तो फिरंगी खान का नाम आपने बताना है। एक 1600 में कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में फर्स्ट टाइम आया था? अकबर के जो अकबर का साम्राज्य होता है उसमें। ठीक है जी, अकबर के कोर्ट में, ऐसे समझ लो। चलिए अब क्विज टाइम हो गया हमारा, क्विज देख लेते हैं।
तो फर्स्ट क्विज है, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, ठीक है। अब हम ये तो हमें पता होता है कि कौन से वायसरॉय के समय में ट्रेन चली थी, लेकिन ये हमें नहीं पता कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन हमारे भारत में कब चली थी। जनवरी 1848, अप्रैल 1853, मई 1857, अप्रैल 1852। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करते हैं। द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज, चलिए तो इसका सही आंसर बताइएगा। विलियम डुडले, रॉगर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क या फिर वेरेन हेस्टिंग, ठीक है जी। तो दो क्विज हैं, दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। 1600 में हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन आया था, एंड जहांगीर के समय में जिनको परमिशन दी गई थी जहांगीर के द्वारा, वो पर्सन का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और चलते चलते वीडियो को लाइक कर देना, और जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं ईपीएफओ की और जिनके पेपर में हिस्ट्री का पोर्शन आना है, उनके साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के ठीक नीचे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच।